फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक काबिल बेटी भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, पूजा की सहेली ज्योति उससे मिलने आई थी, लेकिन उसे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। तो वह पूजा से बार बार पूछने लगी। उसके बार बार पूछने पर पूजा ने उसे सारी बात बता दी। उसने उसे दिल्ली आने को कहा और पूजा मान भी गई। अगले दिन पूजा ने जल्दी ही काम निपटाकर पैकिंग पूरी की। उसने ऐसा प्रतीत भी नहीं होने दिया कि वह कहीं जा रही है। वह स्टेशन गई और वहां से टिकट बुक कराकर वापस आ गई। अब आगे पूजा की जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। सब कुछ जल्दी से हो गया। अब बस चिट्ठी लिखना बाकी था। चिट्ठी उसने इस प्रकार लिखी। प्रतीक जी, मैंने आपसे एक बार पूछा था कि आप मेरी आगे की पढ़ाई करवा सकते हैं। इस पर सब ने मना किया था, पर मेरा मन पढ़ाई के बिना नहीं लगता। ऊपर से ताने सुन सुनकर मेरा मन यहाँ से कहीं बहुत दूर जाने को होता है। साथ में आपने मेरे फैसले लेने की जिम्मेदारी भी सासू माँ को सौंप दी है। मेरी एक दोस्त से वास्ता हुआ। वह खुशी से अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है। उसके कहने पर मैं उसके साथ जा रही हूँ अपनी जिंदगी बसाने के लिए। अलविदा, आपकी पूजा। उसने यह चिट्ठी तकिए के नीचे छिपा दी और अगली सुबह ट्रेन से दिल्ली चली गई। इधर चिट्ठी मिलते ही घर में हड़कंप मच गया। इधर पूजा दिल्ली में बस ऑटो करके ज्योति के घर पहुंच गई। उधर उसके घर वालों को खरी खोटी सुनाई जा रही थी। वह कुछ गहने पैसे लेकर आई थी। ज्योति के घर का दृश्य है। ज्योति आंगन में रंगोली बना रही थी कि पीछे से पूजा ने कंधे पर हाथ रखा। पूजा को देखकर ज्योति बोली, आ गई तू? कुछ परेशानी तो नहीं हुई ना सफर में? नहीं तो घर पर चिट्ठी रखती है, मुझे चिंता हो रही है। चिंता मत कर, अंदर चल। पूजा अंदर गई। घर बहुत अच्छे से सजा रखा था। पूजा, ये मेरी काम वाली कमला है। कमला नमस्ते कर काम पर दोबारा लग गई। आज शनिवार होने के कारण कॉलेज में छुट्टी है, पर ऑफिस खुला है। ज्योति बोली, हाँ मैं पैसे लाई हूँ, कहकर वो ज्योति के साथ चली गई। थोड़ी देर में वे लोग एक बड़े कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज का नाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस था। अंदर से कॉलेज बहुत ही सुंदर था। वे लोग मेन ऑफिस में गए। रजिस्ट्री वगैरह करके ऑफिस हेड ने कहा, आपको नाम तो लिख लेता हूँ, पर लेट एडमिशन लेने की वजह से आपको प्रिंसिपल सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। वे लोग हामी भरकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चल पड़े। प्रिंसिपल भी मना कर रही थी। पूजा ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। सुनकर प्रिंसिपल बोली, मैं तुम्हारी बातें अच्छे से समझ सकती हूँ, पर एक शर्त है। तुम्हें एक हफ्ते में पहले साल का अभी तक का पूरा कोर्स तुम्हारे दोस्त से लेकर कंप्लीट करना होगा। वे दोनों मान गई। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग एडमिशन करवा लो। कल मैं कॉलेज में रहूंगी तो तुम इंटरव्यू के लिए आ जाना। अभी एडवांस भर दो। वे दोनों सावधान मुद्रा में मेन ऑफिस जाने लगी। प्रिंसिपल से परमिशन लेकर उन्होंने पैसे भर दिए। वे घर आ गई। पूजा ने फिर जल्दी से ज्योति से अभी तक की पढ़ाई के नोट्स लेने शुरू किए। एक लेसन के बाद ज्योति उसे वो लेसन समझाती। पूजा के घर में चिट्ठी मिलते ही घर में हड़कंप मच गया। ससुर प्रकाश ने मायके वालों को फोन लगाकर इस बात की खबर देकर सफाई मांगी। फोन बारी बारी से सभी के हाथ में गया और सबने उन्हें बुरा भला कहा। मायके वाले बस हाँ हूँ में जवाब देते रहे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वे लोग पूजा के घर पर जाने के लिए उतारू हो गए। काव्या ने बात बढ़ाने के लिए रिद्धि और रजत को भी बुलाया। अगले दिन पूरी मंडली पूजा के घर पहुंची। इधर पूजा के घर वालों की तरफ से कोई भी नहीं बोलने आया। पूजा की दादी ने साधना को अंदर भेज दिया। सब लोग पूजा के घर वालों से विवाद कर रहे थे। मायके वाले भी क्या बोलते। इधर वालों के हिसाब से गलती पूजा की ही थी। कहती है, ताने सुन सुनकर दूर जाने का मन करता है। सासू माँ ने फैसले लेने की जिम्मेदारी छीन ली है। सुनीता मुंह बनाते हुए बोली। नेहा बोली, हम क्या उसे काट खाने वाले थे? कहती है पढ़ना है, पढ़ लिख कर जिंदगी बसाना है। अरे बड़ी डॉक्टर बन भी गई तो बस इलाज ही करने हैं, कौन सा इतिहास में नाम छपेगा उसका। दादी के सब्र का बांध टूटा। वे बोली, बहुत सुन लिया आपका। अरे जब पता ही है लड़की पढ़ने गई है, कुछ कर दिखाने गई है, तो कैसा हंगामा,
किसी का अपना सपना होता है, वो साकार करने गई है। रिद्धि बोली, इतना भरोसा है उस पर तो अपने पास ही रख लेना था ना उसको। आपको तो बताया था ना उसने, फिर क्यों कहा ससुराल वालों से पूछो, तब नहीं दिखा उसका सपना। बोलो। इसी तरह वाद विवाद के बाद उन लोगों ने बस इतना ही कहा, पूजा से अब हमारा कोई वास्ता नहीं। शादी के 1 डेढ़ हफ्ते में ही रंग दिखा दिया उसने। अलविदा कहकर वे हमेशा के लिए अपने घर चले गए। पूजा के ससुराल वाले प्रतीक को बार बार समझा रहे थे कि दूसरी शादी कर लो, पर प्रतीक न जाने क्यों मान ही नहीं रहा था। सुनीता बोल रही थी, देख लिया तुमने उसका रंग ढंग, मिल गया सारा सबूत, अब क्या परेशानी है। अरे तुम्हें खुशी से दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ना माँ, उसकी दादी सही कह रही थी। मैं उसे फोन लगाने की कोशिश करता हूँ। काफी देर कॉल लगाने के बाद भी पूजा का फोन नहीं लगा। बेटा, पहले तो तुम शादी नहीं कर रहे थे, इस बीच हमने तुम्हारे भाई की शादी कर दी, अब तुम्हारी बहनें कब तक कुंवारी रहेंगी। प्रकाश समझाते हुए बोले, तो कर दो ना नेहा और काव्या की शादी, मुझे क्या, कहकर पैर पटकते हुए चला गया। अगले दिन नेहा के लिए योग्य वर के लिए रिश्तेदार से बात की। उन्होंने कहा, जी पड़ोस में एक लड़का रहता है, पढ़ा लिखा, अच्छी कदकाठी और अच्छे खानदान का लड़का है, बोलो तो बात कर लूं। रजत ने कुछ पूछा और फोन रख दिया। मम्मी, एक रईस खानदान का लड़का मिला है, गौरव नाम है उसका, अच्छी कदकाठी है, मंगलवार को आएगा मिलने। रजत लालच में बोला, करता क्या है, जी डॉक्टर है। ओ चलो, एक फैमिली डॉक्टर तो आ गया खानदान में। अंदर से प्रतीक बोला, पहले ही आ जाता, अगर आप उसे अच्छे से रखते, उसकी बात मानते तो। नेहा बोली, तो हमसे पूछने को क्यों कहा था भैया आपने। अरे मुझे क्या पता था तुम लोग ऐसे हो। चल चल झगड़ा बंद कर, परसों ही लड़का आ रहा है, शगुन का सामान, क्रोकरी, नए पर्दे लेकर आ। लड़के वालों को लगना चाहिए कि हम अमीर हैं। जा रजत, भैया के साथ में जा, सुनीता बोली। इधर पूजा इंटरव्यू देने गई। प्रिंसिपल ने पहले कुछ मेडिकल साइंस के सवाल पूछे, फिर कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े। पूजा ने सभी में अव्वल प्रतिशत दर्जा प्राप्त किया। पूजा का सिलेक्शन हो गया। कल से पूजा को कॉलेज के लिए जाना था। प्रिंसिपल उसकी इस बात से प्रभावित हुई कि उसने महज एक दिन में आधे कोर्स के नोट लेकर उसे समझ भी लिया। जब वे घर आए तो उनके एक पड़ोसन ने उन्हें बताया, मेरा नाम प्रियंका है, मैं तुम्हारे ससुराल के पड़ोस में जो राइमा रहती है ना, उसकी मुंह बोली बहन हूँ। चिंता मत करना, मैंने राइमा को भी नहीं बताया कि तुम यहाँ रहती हो। सुना है तुम्हारी ननद नेहा को परसों शादी के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं। फिर उसने उनसे विदा लिया। पूजा को उसकी पड़ोसन राइमा की याद आई, जो हर बार उसकी सास की तरफ लेकर उसे ताने मारती थी। पूजा अब खुशी से कॉलेज जाने लगी। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल दर्जा प्राप्त करती। दिन महीने और महीनों से साल गुजरने लगे। 3 साल का कोर्स कर वे दोनों गीतांजलि हॉस्पिटल में एक अच्छे पद पर कार्यरत हो गई। पूजा ने सोचा, साधना अब 17 साल की हो गई होगी। प्रियंका उसे ज्यादातर उसके ससुराल की ही बातें बताती थी। नेहा और काव्या दोनों की शादी हो गई थी और वो अपना घर बसा रही थी। रजत और रिद्धि का घर बिक गया था तो वे उसके ससुराल में बस गए। उन्हें एक लड़का हुआ जिसका नाम सुमित रखा। सब कुछ जल्दी जल्दी बीत गया, पर प्रतीक वहीं ठहरा रहा। न उसने दूसरी शादी की, वो बस नौकरी पर ध्यान देने लगा। पूजा ने कामयाबी तो पाली थी। उसे प्रतीक का उसके प्रति प्यार देखकर वापस जाने का मन हुआ, पर वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे उदास देखकर ज्योति उसे यह कहकर समझाती कि अब जो हुआ सो हुआ, मुझे देखो, मैं अपने परिवार से दूर रहकर जिंदगी का खुलकर मजा लेना चाहती हूँ। उन्होंने नया घर भी ले लिया था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक बार प्रियंका ने पूजा से पूछा, क्या तुम घर वापस जाना चाहती हो? परिवार वाले अपनाएंगे तो चली जाओगी। एक बात बताऊं, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया है। तुम्हारे परिवार वालों की खूब बेइज्जती की। कोई तुम्हारे परिवार वालों की तरफ से बोलने न आया। प्रियंका ने कुछ अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला। पूजा उसके भाव पढ़ते हुए बोली, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नाराज? वह हंसते हुए बोली, मैं तुमसे खुश ही कब थी? परिवार को छोड़कर यहाँ मजे से जीने वाली से कोई खुश कैसे रह सकता है? मेरी मानो,
तो नौकरी छोड़कर वापस माफ़ी मांगकर चली जाओ। आप अच्छे से जानती हैं कि आप क्या साबित करना चाहती हैं। उसने काफ़ी मेहनत कर यह स्थान पाया है, मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है, ज्योति उसे घूरते हुए बोली। प्रियंका उठकर चली गई। उन दोनों ने ध्यान न देकर काम पर जाना उचित समझा। बरेली में सुनीता को अचानक से स्तन कैंसर के लक्षण आने लगे। प्रतीक उसे पास के क्लिनिक में चेकअप को ले गया। उपयुक्त साधन होने के कारण महिला डॉक्टर ने उसे दवाई देकर किसी बड़े अस्पताल में इलाज करने की सलाह दी। दवाई खाकर सुनीता को थोड़ा आराम हुआ। प्रतीक ने उसे दिल्ली ले जाने का फैसला किया। अगले दिन ही वे दिल्ली चले गए। कई बार जांच पड़ताल करके उन्हें पता चला कि गीतांजलि अस्पताल में एक अच्छी महिला डॉक्टर मिल सकती है। बिना देर किए वे वहां पहुंच गए। उससे पहले पूजा और ज्योति अपने कैबिन में पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद पूजा के कैबिन में एक असिस्टेंट ने आकर कहा, डॉक्टर, एक पेशेंट आई है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण आ रहे हैं। वे अपने शहर में एक निजी क्लिनिक में चेकअप करने गई थी, पर वहां वो चीजें उपलब्ध न होने के कारण वे यहाँ से थोड़ी देरी से आई हैं। उन्हें कुछ दवाइयाँ दी थी, पर वे काम नहीं कर पाई। पूजा ने कहा, उनकी आइडेंटिटी दिखाओ जरा। पूजा ने आइडेंटिटी देखी तो उसे झटका लगा। यह तो उसकी सास सुनीता थी। थोड़ी देर में वो बोली, एक काम करो, उनका प्राइमरी चेकअप कर दो, बाद में मुझे रिपोर्ट्स दे देना। वह हामी भरकर चली गई। पूजा ने कुछ सोचा और ज्योति के कैबिन की ओर चल पड़ी। पूजा को अपने कैबिन में आते हुए देख वह व्यंग करते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है आपको? पर फिर पूजा का डरा हुआ चेहरा देख बोली, क्या हुआ पूजा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस बार ज्योति के शब्दों में चिंता के भाव थे। पूजा ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर ज्योति का दिमाग हिल गया। कुछ देर सोचने के बाद ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, तो उसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम उन्हें अपने पेशेंट की तरह ट्रीट करो। पूजा को जैसे राह मिल गई हो, वह वापस अपने कैबिन में आ गई। उसे अपनी असिस्टेंट खड़ी दिखी। उसके हाथ में रिपोर्ट थी। पूजा ने बिना कुछ कहे रिपोर्ट ली। हालत बहुत गंभीर थी। तभी उसे खिड़की से सुनीता दिखी। वह बेड पर लेटकर जोर जोर से सांस ले रही थी। पूजा ने कहा, पेशेंट की फीस माफ कर दो और बता दो कल ऑपरेशन करना है। असिस्टेंट ने यह बात प्रतीक को बताई। उसने भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा, भला उसका जिसने हम गरीबों की हालत समझी। अगले दिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में जाने को कहा गया। वहां जब वे पहुंचे तो पूजा को देखकर चौंक उठे। तभी एक दूसरी सर्जन ने कहा, डॉक्टर, ये पेशेंट है। फिर प्रतीक से कहा, पेशेंट का ऑपरेशन होने तक आप रिलेटिव्स वेटिंग में बैठे। सुनीता ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगी, ये मुझे मार डालेगी। प्रतीक ने पूजा को घूरा और कहा, शायद इसीलिए तुमने ये ऑपरेशन हैंडल किया। प्रतीक, मेरी बात मानो, माँ जी की हालत बहुत खराब है। इस समय रिश्ते नातों को बीच में मत लाओ, ताकि तुम अपना बदला लेकर मुझे अनाथ बना सको ना, है ना? देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का काम जिंदगी लेना नहीं बल्कि बचाना होता है। मैं माँ का ऑपरेशन ये सोचकर नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। वो मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट है, सिर्फ एक पेशेंट। तुम्हें अनाथ बनाकर मैं क्या करूँगी? बस जिंदगी भर भगवान से कहूँगी कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि मैंने एक अपराध किया है। प्रतीक ने कुछ देर मौन रहकर कहा, माँ, इस समय आपके साथ हमारी जिंदगी भी दांव पर लगी है। पूजा पर भरोसा रखो। सुनीता मान गई। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। प्रतीक की नज़र बस लाल बत्ती पर ही थी। थोड़ी देर में वो बत्ती बुझ गई। सुनीता को आईसीयू वार्ड में रखा गया। सब जानते थे मरीज की हालत बहुत खराब है, पर पूजा ने उसे बहुत अच्छे से संभाला, उसकी जान बचा ली। सबने पूजा का एहसान माना। उस दिन बाद अस्पताल में एक फंक्शन था, जिसमें पूजा की भूमिका कुछ खास थी। सुनीता और प्रतीक भी प्रोग्राम में आए थे। मैनेजर ने अपने भाषण के अंत में कहा, अस्पताल में कुछ समय पहले ही डॉक्टर पूजा ने एक नई भूमिका निभाई है। अस्पताल में आने के कुछ समय बाद ही अपने आप को बेस्ट डॉक्टर साबित करने में कामयाबी पा ली है। मैं चाहता हूँ कि वे उनकी कामयाबी का राज सबको बताएं, पर पूजा ने मना कर दिया। उसकी जगह ज्योति ने स्टेज पर जाकर उसकी कहानी बताई। ज्योति ने कहा, डॉक्टर पूजा ने यूं ही सफलता प्राप्त नहीं की।
मैं डॉक्टर पूजा की MBBS कॉलेज की दोस्त हूँ। उस समय पूजा कॉलेज के मेधावी छात्रों में से एक थी। कॉलेज के लास्ट डे पर पूजा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था। सब बहुत खुश थे, पर जब पूजा ने कहा कि उसे आगे पढ़ना है, तब सबने उसे चिल्ला डरा कर मना कर दिया। डॉक्टर पूजा की शादी कर दी गई। वहाँ उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे पढ़ने से बहुत प्यार था, तो उसने अपने घर वालों को आगे की पढ़ाई के लिए फिर से पूछा, पर फिर उसे ससुराल वालों से पूछने को कहा गया और अंत में सबने मना कर दिया। उसके सपने टूट गए थे, पर मैंने समझा कि वो कुछ कर सकती है। मैं उसे यहाँ ले आई। उसे पता चला कि उसके ससुराल वाले और घर वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया, पर आज वह जिस मुकाम पर है, उससे आप देख सकते हैं कि उसका फैसला सही था या फिर गलत। मैं उसके माता पिता को यह दिखाना चाहती थी कि किसी बेटी के अरमान को पूरा करना कितना लाभदायक होता है। कहकर ज्योति शांत हो गई। शर्मीली पूजा अपने आप में ही सिमट गई। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर ज्योति वापस आ गई। मैनेजर की आंखों में आंसू थे। वे बोले, कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर पूजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और कई देर बाद शांत हुई। सब जा रहे थे, तब प्रतीक और सुनीता उसे घूर रहे थे। सुनीता ने कहा, आ गई ना अपनी औकात पर। फिर मुंह फेर लिया, पर प्रतीक ने उसे एक नोट का बंडल थमाते हुए कहा, लो तुम्हारे काम आएंगे। कहकर वो चले गए। पूजा एक बार पूछना चाहती थी, प्रतीक जी आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, पर मुंह से आवाज ना निकली। वे लोग वापस बरेली चले गए। देखा तो पूरा परिवार बैठा था। उसकी दोनों बहनें बहनोई, रजत, रिधि, 2 वर्ष का सुमित और पापा। सबने उसके आते ही सुनीता से हालचाल पूछा। फिर प्रकाश जी बोले, पता है पूजा दिल्ली के एक नामी दवाखाने में डॉक्टर बन चुकी है। राइमा की रिश्तेदार ने बताया। प्रतीक ने अनमने मन से कहा, जानता हूँ, कैसे? रजत ने पूछा। प्रतीक ने उन्हें पूरा वाक्य बताया। सुनकर रजत ने फिर कहा, तो उसने तो हमारी मदद की और भाषण में हमारा नाम भी नहीं बताया, ऊपर से पैसे की चिंता की भी छुट्टी कर दी। प्रकाश ने पूजा का धन्यवाद करते हुए कहा। सुनीता ने भी मन ही मन माफी मांगी उससे। नेहा और काव्या गुस्से में चली गई। गुस्सा कायम था। इसी बीच रिद्धि ने पूछा, तो उसे मनाकर घर ले आए। और प्रतीकता, आपने तो दिल्ली में मकान भी देख रखा है, सब लोग मान जाते हैं। इतने में सुनीता बोली, रुको उसके माँ बाप को भी बुला लेती हूँ, तब तक आप लोग टिकट बुक कर लो। पूजा के परिवार वाले भी अपनी बेटी की कामयाबी देखने के लिए मान जाते हैं। फिर राइमा से पूजा का एड्रेस लेकर पूरा परिवार दिल्ली चला जाता है। अपने परिवार को देखकर पूजा बहुत खुश होती है। सब पूजा को बोलते हैं कि बेटा हम तुम्हें नहीं सताएंगे, सब दिल्ली में ही रहेंगे। पूजा मान जाती है और बोलती है कि मैं 3 शर्तों पर ही आऊँगी। पहली कि मुझे फिर से प्रताड़ना नहीं चाहिए, दूसरी कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, और तीसरी कि हम मिलकर एक NGO चलाएंगे जिसमें जो लड़की पढ़ना चाहती है उसे मदद होगी। क्या आप सहमत है? सुनीता बोली, 1 क्यों बेटा 10 चलाओगे। फिर पूजा अपनी इकलौती दोस्त ज्योति से विदा लेकर अपने ससुराल के साथ दिल्ली में नए मकान में नई जिंदगी बिताती है। साथ में कई ऐसी लड़कियों की मदद करती है जिनका भूतकाल पूजा के जैसा था। देश को फिर से एक काबिल बेटी मिल गई थी। फ्रेंड्स, एक काबिल बेटी कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।